नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेखन कला और शहरी जीवन भाग 2 में कुछ अन्य विषय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जल पलावन की कहानी से। बाइबल के अनुसार यह जल पलावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर ने जल पलावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना। किसको चुना? नोआ नाम के मनुष्य को। नोआ ने एक बहुत बड़ी विशाल नाव बनाई थी। उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया और जब जल पलावन हुआ, इनके चारों तरफ जल ही जल हो गया, तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया और नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसी एक कहानी मेसोपोटामिया के पुराने साहित्य में भी मिलती है, जिसे हम परंपरागत साहित्य भी बोल सकते हैं। इस कहानी में इस पात्र को क्या नाम दिया गया है? जीवशूद्र या फिर उतना पिस्टम। उसे नोआ ना बुलाकर जीवशूद्र या उतना पिस्टम कहा गया है। आगे बच्चों हम देखते हैं यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इतना महत्वपूर्ण क्यों था। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जो बाइबल है बच्चों, बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का उल्लेख किया गया है, जिसका तात्पर्य अर्थात सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। यूरोप के यात्री और विद्वान जन मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, और जब इस क्षेत्र में पुरातत्वीय खोजें हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट को जो उसमें लिखा हुआ था उसको सिद्ध करने के लिए उन लोगों ने काफ़ी प्रयत्न किए। तो बच्चों क्यों था मेसोपोटामिया यूरोप वासियों के लिए महत्वपूर्ण? एक तो इसका बाइबल में जिक्र था और दूसरा वो ये मानते थे कि उनके पूर्वज मेसोपोटामिया से संबंधित हैं। बच्चों से हमने जल पलावन की कहानी पढ़ी, उसका जो संबंध है वो पुरानी कथाओं में भी उसके बारे में कहा गया है, जल पलावन की कहानी के बारे में, और इसके बारे में अनेक प्रकार की जो पुराण कथाएं हैं वो प्रचलित हैं। अब हम देखेंगे जो शहरीकरण था और नगरों की बसावट थी मेसोपोटामिया में वो किस तरह की थी। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान नहीं होते। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है, इनकी जनसंख्या वहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं, और इसी तरह से क्या होता है, जो छोटे कस्बे होते हैं वो बड़े कस्बों का रूप धारण कर लेते हैं और वो विशाल नगर बन जाते हैं। इसके फलस्वरूप वहाँ पर जो शहरी अर्थव्यवस्था होती है बच्चों, वहाँ पर खाद्य उत्पादन के अलावा और अन्य कार्य भी होने लग जाते हैं, जैसे कि व्यापार और कई चीज़ों का उत्पादन। और फिर क्या होता है, ये चीज़ें आगे से आगे लोग उसमें जुड़ते चले जाते हैं। पहले बच्चों जो नगर थे वो आत्मनिर्भर नहीं थे और अभी भी नहीं हैं, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हो कि जो गांव के लोग होते हैं, नगर वाले उनसे बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, लेना देना उनका चलता रहता है। तो उसमें बच्चों ऐसे ही था, जो नगर थे वो आत्मनिर्भर नहीं थे, वो क्या थे, वो गांव से जुड़े हुए थे। जो गांव के लोग चीज़ें उत्पन्न करते थे वो उन वस्तुओं पर आश्रित रहते थे, यानी कि वस्तुओं का वो आपस में क्या करते थे, लेना देना करते थे। इस प्रकार जो उनका काम था वो चलता रहता था, और जो शहर थे वो गांवों से जुड़े रहते थे। शहरी जीवन की क्या विशेषताएं थी बच्चों? शहरी जीवन में आज भी हम ये विशेषताएं देख सकते हैं, जैसे कि शहरी जीवन में श्रम विभाजन होता है, इनके काम का बंटवारा किया होता है, कोई किसी काम में लगा होता है, कोई किसी काम में लगा होता है। विभिन्न कार्य से जुड़े लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते हैं। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीज़ें सब अलग अलग जगहों से आती हैं। मेसोपोटामिया के शहरों में माल की आवाजाही कैसे होती थी बच्चों? तो इसके लिए वो क्या करते थे, जल मार्ग का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे जितने भी समृद्ध रहे हों, उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें, मुद्राएं, आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की बहुत कमी थी। इसके अलावा बच्चों वहाँ पर जो मजबूत लकड़ी थी उसकी भी कमी थी, तो वो गाड़ियाँ या गाड़ियों के पहिए, नावें बनाने के लिए लकड़ी का भी आयात करते थे, लकड़ी को बाहर से मंगवाते थे। आयात और निर्यात उनका चलता रहता था। वो खाद्य पदार्थों का क्या करते थे, वो लोगों को देते थे और उसके बदले में वो दूसरी चीज़ें प्राप्त करते थे, और ये तब तक लेना देना उनका ऐसे चलता रहा जब तक वो उनके पास मुद्रा का प्रचलन नहीं हो गया। वो वस्तु विनिमय आपस में करते थे। औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थी। मेसोपोटामिया के लोग समृद्ध लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से आयात करते थे, इनके मंगवाते थे, और वो अपना कपड़ा और खाद्य पदार्थ जो कृषि से संबंधित पदार्थ थे वो उनको निर्यात करते थे। आयात में वो मंगवाना और निर्यात में भेजना। परिवहन
परिवहन का सबसे आसान और सस्ता साधन क्या था? जलमार्ग था। मेसोपोटामियाई शहरों के लिए जलमार्ग सबसे प्रमुख साधन था। इनके वो व्यापार के लिए कौन सा रास्ता अपनाते थे बच्चों? तकरीबन वो जलमार्ग से ही व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया के शहरों के प्रकार कैसे प्रकार थे? मोस्टली वहाँ पर 3 प्रकार के शहर विकसित हुए थे। एक ऐसे शहर थे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हो गए थे, और कुछ ऐसे थे जो व्यापार के केंद्रों के आसपास विकसित हुए थे, और दूसरे थे शाही शहर। तो जो बच्चों मंदिर थे वहाँ के, उनकी क्या विशेषताएं थी? जो मंदिर थे स्टार्टिंग में वो कच्ची ईंटों से बनाए गए थे, और आप जानते ही हो कि मंदिर जो होते हैं वो देवी देवताओं का निवास स्थान माने जाते हैं। वहाँ पर जो उर था उसको चंद्र देवता और इनाना को प्रेम और युद्ध की देवी माना जाता था। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे, और समय के साथ साथ ये बड़े बड़े आंगनों वाले मंदिर बन गए थे। इनमें कई कमरे भी बनाए जाने लगे थे। तो इनका जो एरिया था बच्चों वो बहुत काफ़ी फैलता जा रहा था। इनके मंदिरों का वहाँ पर बहुत महत्व था। कुछ आरंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही माना जाता था। मंदिरों की बाहरी दीवारों पर कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यह मंदिरों की विशेषता थी। इनकी दीवारें जो थी कुछ थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के क्या होता था, अंदर की तरफ और फिर बाहर की तरफ वो निकली होती थी, यानी कि इस तरह से डिज़ाइन से उनको बनाया जाता था। देवता पूजा। देवता पूजा का केंद्र बिंदु क्या था? देवता पूजा का देवता ही होता था, है ना। देवता की पूजा करते थे वो लोग। देवी देवता के लिए अन्न दही मछली लाते थे। ये आपने ध्यान रखना है कि वो देवी देवता को क्या चढ़ाते थे? अन्न दही और मछली। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना और ऊनी कपड़ों को बुनना आदि मंदिरों के पास ही होता था। ये सारे कार्य भी क्या होते थे? तकरीबन मंदिरों के आसपास ही किया जाता था ये सारा काम। सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों आती है इसकी लेखन कला। तो आइए देखते हैं लेखन कला का विकास कैसे हुआ। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई हैं, जिनको हम टैबलेट्स बोल सकते हैं, वो लगभग 3200 ईस्वी पूर्व की हैं। वहाँ बैलों, मछलियों, रोटियों आदि के लगभग 5000 सूचियाँ मिली हैं, जो वहाँ के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की होंगी। यानी कि लोगों ने जो सामान था उसकी सूचियाँ रखनी शुरू कर दी थी। वहाँ स्पष्टतः लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी होगी। और देखो बच्चों, उन्होंने लेखन कार्य कब शुरू किया? जब उन्हें लेने देने से संबंधित कार्यों का लेखा जोखा रखने की जरूरत महसूस हुई। क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे, उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे, और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। तो इस चीज़ का वो क्या रखने लग गए थे? वो लेखा जोखा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? लेखन कला को विकसित किया। मेसोपोटामिया के लोग गीली मिट्टी के पट्टिकाओं पर तीली से लिखा करते थे और बाद में धूप में सुखा लेते थे। लगभग 2600 ईस्वी पूर्व के आसपास वर्ण किलाकार हो गए थे, और भाषा कौन सी थी बच्चों? उनकी सुमेरियन। धीरे धीरे यहाँ शब्दकोश भी बनाया जाने लगा। लेखन प्रणाली की क्या विशेषताएं थी? ध्वनि के लिए कीलाक्षर या कीलाकार चिन्हों का प्रयोग किया जाता था, और एक किला व्यंजन या स्वर यह नहीं होता था। इसके साथ अन्य व्यंजन और स्वर भी जुड़े होते थे। अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे। इसके कारण लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। सूखने से पहले इन्हें गीली पट्टी पर लिखना होता था, यानी कि मिट्टी की जो एक पट्टी थी उसको क्या करते थे? उसके ऊपर उसको सेट करके उसको पूरा उसका आकार देकर उसके ऊपर फिर वो लिखते थे। और एक इसके लिए लिखने के लिए किसी कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती थी। इसे भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप देना होता था। ये आप बच्चों देख सकते हो कि किस तरह की वहाँ पर पट्टिकाएं थी जो लेखन कला के लिए प्रयोग की जाती थी। ये एक तरह से एक मिट्टी होती थी बच्चों। मिट्टी को अच्छी तरह से गूंथा जाता था, उसको आकार दिया जाता था, और गीली गीली मिट्टी पर ही तीली या फिर किसी नुकीली चीज़ से लिखा जाता था। इसलिए इसको कीलाकार लिपि भी बोला गया है। तो बच्चों, आज हमने पार्ट 2 में पढ़ा जल प्लावन की कहानी, यूरोप वासियों के लिए महत्व, मेसोपोटामिया का वहाँ के मंदिर, शहर और वहाँ की लेखन कला। तो बच्चों, आपने इसको ध्यान से दोबारा रिवाइज करना है, और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आपने एक बार अच्छी तरह से रीड कर लेना है। धन्यवाद।